आप समस्त देशवासियों को 26 जनवरी के इस पावन शुभ अवसर पर ढेरों शुभकामनाएं, बधाई और मुबारकबाद। आज हम आप लोगों से इस मुद्दे पर बात करने के लिए जुड़े हैं कि आज 26 जनवरी के इस पावन पर्व पर हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर आज ही के दिन गणतंत्र दिवस क्यों मनाया गया, और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि आज़ादी हमें 15 अगस्त को ही मिल चुका था और 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन आज के दिन को हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या है स्वतंत्रता दिवस, क्या है संविधान दिवस और क्या है रिपब्लिक डे। इन तीनों के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। आप अतीत में सोचें कि क्या पहले भी ऐसी परिस्थितियां थीं? क्या पहले आज़ादी के पहले क्या हम लोग इस तरीके की किसी भी सेलिब्रेशन को करते थे? आप पाएंगे कि ऐसा किसी भी प्रकार का सेलिब्रेशन आज़ादी के पहले नहीं हुआ करता था। हम कई सौ वर्षों अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे। उनके प्रसाद पर्यंत पर हम अपना जीवन जीते थे। लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियां और जैसे जैसे कालखंड बीतता जाता है, वैसे वैसे हमारे अंदर चेतनाओं का विकास होता है, अधिकारों के प्रति हम जागृत होते हैं, हमें हमारे अधिकार को बताने वाले लोग आते हैं और हम उस साम्राज्यवादी व्यवस्था के खिलाफ या उस ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं। और उसमें न जाने कितने लोगों ने अपने प्राण गंवाए और उसके अंततोगत्वा हमें ये आज़ादी मिली है। आप देखेंगे, कहा जाता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया। हाँ, इस दिन हमारा देश आज़ाद तो जरूर हुआ, लेकिन देश को पूर्ण रूप से आज़ादी उस दिन नहीं मिली। हालांकि किताबों में लिखी कि 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया, लेकिन उस दिन हमारे देश को पूर्ण रूप से आज़ादी नहीं मिली। आप सोचें कि यदि आपके ऊपर केवल ये कह दिया जाए कि हम आपको आज़ाद कर दिए हैं, तो क्या आप इसे मानने के लिए तैयार रहेंगे? नहीं। क्यों? आज़ादी का मतलब है कि जब हम अपने देश को अपने ही देश में बने एक कानून के तहत, एक नियम के तहत चलाने का काम करेंगे। हमें आज़ाद तो कर दिया गया, लेकिन उस समय भी 1947 के समय में भी हमें फ्रांस और पुर्तगाल का शासन था। हमने अंग्रेजों से आज़ादी पाई, हमने ब्रिटिश से आज़ादी पाई। तो 15 अगस्त 1947 को हमने ब्रिटिश, हालांकि फ्रांस
और जो पुर्तगाली थे, इनका ये भारत का उतना शोषण नहीं करते थे जितना कि अंग्रेज किया करते थे। ये बात तो है भाई, कोई शासन करने आया है तो कुछ मात्रा में जरूर यहाँ पर क्या करेगा, शोषण करेगा। लेकिन चलो 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली। अब सोचिए कि जब हम पर अंग्रेज शासन करते थे तो उनका एक रूल था, एक नियम था, एक रेगुलेशन था, उसके तहत हम पर शासन करते थे। लेकिन हमें जब आज़ाद किया गया तो 1947 और 1950, 26 जनवरी 1950, इनके बीच में लगभग 3 साल का कुछ समय दिख रहा है। तो क्या इस 3 सालों में हमारे देश के जो बुद्धिजीवी और जो पढ़े लिखे लोग थे, क्या वो बैठे थे? नहीं, ऐसा नहीं था। अब आज़ादी मिली, एक बड़ी चुनौती है कि देश को कैसे आगे ले जाया जाए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन आप देखेंगे, हम इस बीच में अपने देश को आगे ले जाने के लिए, अपने देश में एक नियम बनाए रखने के लिए, एक सिस्टम बनाए रखने के लिए हम लगातार इस पर हमारे लोग काम कर रहे थे। उसी के तहत आप देखेंगे कि 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को हम संविधान दिवस के रूप में मनाए। अब संविधान दिवस के रूप में मनाने का क्या मतलब है? मतलब यह है कि 26 नवंबर 1949 को हमारे लोगों ने एक दस्तावेज बनाया जिसे भारत का संविधान कहा गया। अब भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार है। ये सब जब होता है तो आप देखेंगे, उसके बाद में आगे चलेंगे तो 26 जनवरी 1950 को हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 2023 में ये 74वां गणतंत्र दिवस को हम मनाने का काम कर रहे हैं। तो आप देखेंगे 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने का काम कर रहे हैं। 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था, आज ही के दिन इसे लागू कर दिया गया। तो इसलिए हम इसे गणतंत्र के रूप में, रिपब्लिक डे के रूप में मनाना शुरू किया। इसका मतलब यह हुआ कि जो 26 नवंबर 1949 को बना हुआ भारतीय संविधान था, वह संविधान 26 जनवरी 1950 को इस अखंड भारत को सौंप दिया गया, जिसमें अनेकों प्रावधान किए गए और उसी प्रावधानों के तहत भारत को आगे ले जाना था। आखिर
प्रश्न ये भी है कि जब 26 नवंबर 1949 को संविधान बना, संविधान दिवस के रूप में, आखिर 2 महीने बाद ही संविधान को क्यों लागू किया गया? प्रश्न ये भी है। इसका उत्तर हम आगे जानेंगे। हम आपको यहां बताना चाहते हैं कि जो हमारे भारत का ओरिजिनल संविधान है, जो वास्तविक संविधान है, उसका जो वजन है वो लगभग 13 kg का है। 13 kg का हमारा जो ओरिजिनल भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो 13 kg का है। आइए हम यहां समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे संविधान को 2 महीने बाद क्यों लागू किया गया। हालांकि ये ऐतिहासिक पक्ष है, इसके इतिहास के कुछ कारण है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं द्वितीय विश्व युद्ध पर। हम द्वितीय विश्व युद्ध से इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध जैसे ही समाप्त हुआ था, और जो विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध, इंग्लैंड और जर्मनी ये 2 ताकतवर देश थे। तो जर्मनी ने इंग्लैंड पर 15 दिन तक नॉन स्टॉप, बिना रुके, रात दिन बमबारी किया था। सुनिएगा, जर्मनी इंग्लैंड पर 15 दिन नॉन स्टॉप लगातार बमबारी किया था, जिसकी वजह से जो इंग्लैंड था उसकी हालात बिगड़ चुकी थी। उस समय इंग्लैंड में एक सत्ता पक्ष था, दूसरा विपक्ष था। तो जो विपक्ष था उससे भारत के लगाव थोड़े अच्छे थे, मधुर थे। जो सत्ता पक्ष में बैठा था वो कंजर्वेटिव पार्टीज का, वहां 2 पार्टियां हुआ करती थी मेजर रूप से, एक कंजर्वेटिव पार्टी, दूसरा आपका लेबर पार्टी। तो जो कंजर्वेटिव पार्टी था उसका जो नेता था वो था विंस्टन चर्चिल। चर्चिल थोड़ा रौद्रूप था, भारत के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं थे। लेकिन लेबर पार्टी के नेता क्लीमेंट एटली साहब थे। कौन थे? क्लीमेंट एटली साहब। तो क्लीमेंट एटली साहब ने कहा कि अभी हमारे यहां जो है थोड़ी उथल पुथल का माहौल चल रहा है और हम विपक्ष में हैं, पक्ष में तो है नहीं, कि जिससे हम चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते हैं। बात तो सच होता है कि भाई जो पक्ष में होता है वो ताकतवर होता है और जो विपक्ष में होता है वो थोड़ा कमजोर होता है। तो क्लीमेंट एटली साहब ने कहा कि जैसे ही इंग्लैंड में हमारी सरकार बनेगी वैसे ही हम भारत को पूरी तरह से आजाद कर देंगे। आजाद का मतलब मैं फिर यह बताना चाहता हूं कि आजाद का मतलब है कि हम भारतीय संविधान के तहत भारत को चलने की आजादी दे देंगे। आप देखेंगे क्लीमेंट एटली साहब का सरकार बनता है, विंस्टन चर्चिल दूसरी बार चुनाव में हार जाते हैं। तो क्लीमेंट एटली साहब ने अपने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई। कितने सदस्य? 3 सदस्य। भाई उनके यहाँ के जो कैबिनेट मंत्री हुआ करते हैं, जैसे आज के हमारे यहाँ गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, इस तरीके से जो कैबिनेट हुआ करता था उनके भी 3 मंत्रियों को उन्होंने क्या बनाया? सदस्य बनाया। एक
कमेटी बनाई। उस कमेटी को कहा गया कैबिनेट मिशन। क्या कहा गया? ध्यान से रखेंगे, कैबिनेट मिशन कहा गया। जो 3 सदस्यीय वो कमेटी थी, उस कमेटी में क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस, पैंथिक लॉरेंस, ये 3 नाम है। क्रिप्स, अलेक्जेंडर और पैंथिक लॉरेंस, ये 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन बनाया गया। और इस 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन का जो मुख्य सदस्य था वो था पैंथिक लॉरेंस। कौन था? पैंथिक लॉरेंस लीडर था। तो पैंथिक लॉरेंस ने एक सुझाव दिया। सुझाव यह है कि अभी जो भारत की व्यवस्था है या जो भारत है, भारत में अंतरिम सरकार बनेगी। और अंतरिम सरकार का मतलब यह है कि अभी आप अनुभव लेंगे चलाने का, देश चलाने का, एक सिस्टम चलाने का आप एक अनुभव लेंगे। आप हमारे यहाँ भी देखिए 5 साल होता ना कि नया कोई आता है तो उसको 5 साल मौका दिया जाता है कि भैया आप 5 साल चला लो, इसके बाद फिर अगर तुम नहीं चला पाओगे तो फिर जो होगा अगली बार जो जीतेगा वो चलाएगा। तो अंतरिम सरकार का गठन हुआ और वो अंतरिम सरकार से पहले सीख लो कि किस तरीके से कोई सिस्टम चलता है। अगर आप अंतरिम सरकार चलाने में सफल हो जाते हैं, अगर अच्छे से चलता है, तो हम आपको क्या कर देंगे, संविधान बनने के बाद जैसे ही आपका संविधान बनेगा, हम वैसे ही आपको क्या दे देंगे, भैया आपके संविधान के सहारे देश को चलाने के लिए इजाजत दे दूंगा और हम भारत छोड़ करके चला जाऊंगा। देखेंगे आप, वैसे भी आप देखेंगे कि 1947 में देश आजाद होता है और हमारे यहाँ 1951 में चुनाव होता है। हमारे यहाँ 1951 में प्रधानमंत्री का चुनाव होता है और 1952 में हमारे यहाँ प्रधानमंत्री बनते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखिए 50 के बाद 52, ये अंतरिम सरकार का ही क्या है, एक रुख चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार से अगर आप चलाना सीख लेते हैं तो हम आपको आपके संविधान के सहारे आपके देश चलने के लिए क्या कर दूंगा, स्वतंत्र कर दूंगा, छोड़ दूंगा और हम यहाँ से भारत छोड़ करके वापस चल जाऊंगा और हम ये मान लेंगे कि भारत अपनी व्यवस्था सच में संविधान के सहारे आगे लेकर चलता रहेगा। लेकिन अब एक समस्या है। समस्या ये है, संविधान बनाएगा कौन, प्रश्न ये भी है। तो आप देखेंगे संविधान बनाने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ, इनडायरेक्ट रूप से इलेक्शन होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। और अप्रत्यक्ष जो चुनाव होता है वो अलग अलग क्षेत्रों से होता है। मुंबई, आप गुजरात, मध्य प्रदेश, मतलब अलग अलग क्षेत्रों से क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से क्या होती है, सदस्यों का चुनाव होता है। और उन सदस्यों को चुनाव होने के बाद उन्हें असेंबली हाल में लाया जाता है और असेंबली हाल में लाया जाता है
और उनके सामने संविधान बनाने का प्रस्ताव रखा जाता है। तो आप देखेंगे इसमें 1946 में 389 सदस्यों का चुनाव हुआ और प्रत्येक सदस्यों को हर एक विभाग जैसे होता है बांट दिया गया कि भैया ये चीजें कैसे चलेंगी, कैसे राज्य के बीच संबंध चलेंगे, क्या ऐसे मुद्दे हो सकते हैं, क्या ऐसे बात हो सकते हैं। और यहां पर बहुमत देखा गया, अगर मेजॉरिटी रहा तो भैया पास कर दिया गया, ये संविधान में लिख देना चाहिए। इस तरीके से क्या कर दिया गया, लिखा गया। लेकिन ये अखंड भारत, जब अखंड भारत 1946 की बात हो रहा है, जब अखंड भारत था, अखंड भारत का मतलब कि जब पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान भारत में ही थे, बांग्लादेश का विभाजन नहीं हुआ था, तब अखंड भारत था। लेकिन 1947 हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण साल रहा। 1947 में पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान बंटवारा हो गया। आप देखेंगे जिन्ना साहब पहले यहाँ वित्त मंत्रालय थे, फिर पाकिस्तान में गए तो क्या बन गए, वहां के प्रधानमंत्री बन गए। तो 1947 में भारत का विभाजन हो गया और जो सदस्य थे भाई, जो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के जो सदस्य थे वो अपने अपने स्थान पे चले गए, अपने अपने यहाँ चले गए। तो इस प्रकार हमारे पास 299 सदस्य क्या हो गए, बचे। 1950 के दौर में कुछ भाई मर भी गए, कुछ डेथ भी हुआ, कुछ नेचुरल डेथ हुई। तो 1947 से 1950 में हमारे पास 284 क्या हो गए, सदस्य बचे उस समय। और 284 सदस्यों में 15 जो सदस्य थे वो महिला सदस्य थे। हमने पहले भी महिलाओं को स्थान दिया है, हमने पहले भी महिलाओं को एक स्थान दिया है अपने समाज में। तो उसमें 15 महिला सदस्य हमारे पास थे और टोटल 1950 में 284 सदस्य थे। इन सदस्यों के द्वारा कमेटियां बनाई गई थी और प्रत्येक कमेटी को एक विशेष कार्य दिया गया था। और इस कमेटी जो बनाई गई थी, उनको जो कार्य सौंपा गया था, अगर कमेटी में सहमति से एक बहुमत अधिक था तो उसे क्या कर दिया जाता था, संविधान में जोड़ दिया जाता था। तो उस समय 13 कमेटियां बनाई गई थी। कितने कमेटी बनाई गई थी, 13 कमेटियां बनाई गई थी। और जो सबसे महत्वपूर्ण कमेटी थी, जो प्रमुख कमेटी थी, वो थी प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी उस समय सबसे महत्वपूर्ण कमेटी थी। इस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, जो कि भाई बहुत ही जानकार, कहा जाता है कि अगर किसी का बहुत ज़्यादा लीगल कैच था, लीगल पकड़ था, कानूनी पकड़ थी, तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की थी और वो अध्यक्ष थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। आप देखेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, जो सभा थी, उस सभा के अध्यक्ष
अस्थाई अध्यक्ष, परमानेंट जो प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे, वो तो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन कुछ दिनों के लिए कार्यकारी के तौर पर अस्थायी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा जी को बना दिया गया था, लेकिन परमानेंट कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस प्रारूप समिति के जो सलाहकार थे, एडवाइजरी, वो थे बी एन राव सिंह। ये भी बहुत ही जानकार, तेज तर्राक थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बी एन राव, इन दोनों के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है, क्योंकि हमने अपने लाइफ में अभी तक जितना इनके बारे में समझा हूं, जानना का प्रयास किया हूं, अभी तो भाई बहुत तुच्छ मात्र है। आप देखेंगे जो प्रारूप समिति थी, कि प्रारूप समिति में ये बात थी कि भैया आखिर किस तरीके से इसका ड्राफ्टिंग किया जाए, क्या इसके प्रारूप बनाई जाए जिसके तहत भारत को आगे विकास के पथ पर ले जाया जाए और भारत में एक गणराज्य, एक सुशासन स्थापित हो। तो आप देखेंगे इन सब चीजों को समेटते हुए, अगर हम समेटने का प्रयास करें, कमेटियों ने अपना सुझाव दिया, पारित करके ये सुझाव दिया, उन्हें क्या कर दिया गया? जोड़ा गया, और जोड़ करके 2 साल 11 महीना 18 दिन, कितना? 2 साल 11 महीना 18 दिन के इस बड़े से समय काल में 22 भाग वाला, वर्तमान में 25 भाग हैं, जब पहली बार संविधान बना था उसमें 22 भाग थे और वर्तमान में 25 भाग हैं, और 395 अनुच्छेद का प्रावधान, और साथ ही साथ 8 अनुसूचियां, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, 8 अनुसूचियों वाला, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। दुनिया का एक लिखित संविधान बनाया गया। आश्चर्य की बात यह है कि हमारे लोगों ने अलग अलग देशों, लगभग 60 देश कि संविधान का उन्होंने अध्ययन किया, और अध्ययन के पश्चात जिस देश के संविधान में उन्हें कुछ महत्वपूर्ण दिखाई पड़ा, उन्होंने वहां से क्या कर लिया? उसे रिसीव कर लिया, ले लिया। आप सोचें, 60 देशों के संविधान का हमारे लोगों ने अध्ययन किया, और अंततोगत्वा आप देखेंगे 26 नवंबर 1949 को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, और इन सबको तैयार कर 26 जनवरी 1950 को हम क्या हो गए? संविधान को लागू कर दिया, और भारत एक पूर्ण गणतंत्र के रूप में स्थापित हुआ। आप देखेंगे कि भारत को एक दस्तावेज मिल गया जिसके तहत भारत को आगे ले जाया जाएगा। लेकिन हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये 2 महीने का समय ये लोचा क्यों हुआ बीच में। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठ की तरफ थोड़ा सा चलते हैं। आप देखेंगे कि 1929 लाहौर अधिवेशन,
1929 को लाहौर का अधिवेशन होता है और 1930 में के आखिरी रविवार था वो। 1930 के आखिरी रविवार को हमने आज़ादी के लिए बिगुल फूंक दिया रावी नदी के तट से, और हमने रावी नदी के तट पर ही झंडा को फहरा दिया। लेकिन समस्या इस बात की थी, आप देखिए 26 नवंबर 1949, हम हर साल इस दिन संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 1930 को हम क्या मनाते हैं? स्वाधीनता दिवस मनाते हैं। क्यों? क्योंकि उसी दिन हमने रावी नदी के तट से क्या किया था? आजादी के वो पूरी बिगुल फूंक दिया था हमने। अब समस्या इस बात की थी, 26 नवंबर 1949 को आपका संविधान बनकर तैयार है, तो ये हुआ कि 26 जनवरी 1949 का जो स्वाधीनता दिवस है, अगर इस दिन अगर हम संविधान को लागू कर देते हैं तो एक बहुत बड़ा पर्व क्या हो जाएगा, हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो हमारे लोगों ने क्या किया? हमारे लोगों ने कहा कि ऐसा है, हम संविधान एक थोड़ा अंतर दे देते हैं। कब? 26 जनवरी 1950, आगे चलते हैं। 26 जनवरी 1950 को हम क्या कर देते हैं? संविधान को लागू कर देते हैं, जिससे संविधान दिवस भी बचा रहेगा और संविधान दिवस भी बचा रहेगा और हमारा गणतंत्र दिवस भी बचा रहेगा। तो इस तरीके से हमारा संविधान 2 महीने लेट 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया? लागू किया गया, और हम इसी दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने का काम करते हैं। इसी के साथ आप लोगों को बहुत बहुत नमस्कार, और यदि हमारी वीडियो आपको अच्छे लगे तो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कोई त्रुटियां भी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर सुझाव दें। धन्यवाद।